गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए अब हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकत्व। चुंबकत्व को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। चुंबकत्व कई मायनों में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को आगे स्टडी करेंगे तो उसमें चुंबकत्व का बहुत बड़ा रोल होता है। चुंबकत्व के जो टॉपिक है ये, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब भी किसी भी चालक में विद्युत धारा का फ्लो होता है, चालक मतलब यहाँ पर मेरा मतलब इंडक्टर से है, इंडक्टर या कॉइल से है, तो उसके आसपास चुंबकीय फ्लक्स जो है उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा हमारी मशीनें, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो जनरेटर हो, इसी सिद्धांत पर हमारे सभी इक्विपमेंट्स जो होते हैं चुंबकत्व के सिद्धांत पर ही डिज़ाइन होते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी हम आगे पढ़ेंगे, जिससे कि हमें मशीनों के, चाहे वो मोटर्स हों, ट्रांसफार्मर्स हों, उनके कार्यप्रणाली को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हमारे इलेक्ट्रीशियन जो हमारा ट्रेड है उसमें चुंबकत्व जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें इससे अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसमें हम चुंबकत्व में हम सबसे पहले चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद चुंबक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि BH कर्व है, हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं, एडी करंट लॉसेस हैं। इन सभी को हम आगे चल के ट्रांसफॉर्मर में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया हम सभी लोग यहाँ पर इस टॉपिक में इसका लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल से, चुंबकीय पदार्थ से शुरुआत करते हैं। देखिए, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है डायामैग्नेटिक, दूसरा हमारा है पैरामैग्नेटिक, तीसरा हमारा है फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक को हम हिंदी में प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक को हम बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, और फेरोमैग्नेटिक को हम बोलते हैं लौह चुंबकीय
पदार्थ। ठीक है, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। पहला हमारा है डायामैग्नेटिक, दूसरा हमारा है पैरामैग्नेटिक, तीसरा हमारा है फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक को हम क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक को हम बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, और फेरोमैग्नेटिक को हम बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ये तीन कैटेगरी हमारी जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स की होती हैं। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स की तीन कैटेगरी। मैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दैट मटेरियल्स विच अलाउ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू देम। जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड के प्रवाह को अलाउ करते हैं, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रवाह को अनुमति देते हैं, जिनके अंदर से होकर के मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो हो सकता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स, चुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले हमने बात किया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं हमारे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं हमारे, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम कैसे समझते हैं? प्रतिचुंबकीय, जैसा इनका नाम ही है प्रतिचुंबकीय, यानी कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं चुंबक है हमारा, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड को हम एस से दर्शाते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मान लीजिए हमारा एच क्या है? जीरो है। हमारा एच क्या है? जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारा है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि होती है, क्योंकि ये कि किसी निर्धारित दिशा में होगी ना। तो मान लीजिए अभी हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अभी क्या है? ज़ीरो है। तो इसमें जो है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इसमें ऐसी दिशा में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी शून्य है, तो कोई भी डाइपोल्स नहीं होते हैं। डाइपोल्स मतलब क्या होते हैं? चुंबक के छोटे छोटे भाग। अगर हम किसी चुंबक को, जैसे मान लीजिए हमने इसे बोला एक चुंबक है ये, तो इसमें चुंबक में छोटे छोटे भाग होंगे, ठीक है, जो अपने आप में एक चुंबक होंगे। ठीक है, यहाँ पे डाइपोल से मतलब है
इसमें एन मान लीजिए, इसमें एस, इसमें एन, इसमें एस, ये अपने आप आपस में ये छोटे छोटे चुंबक हैं। तो इस प्रकार से जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिनके अंदर कोई भी डाइपोल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जैसे ही हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें जो होंगे डाइपोल्स, इसके विपरीत दिशा में, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, इसके विपरीत दिशा में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे हम देखें, जैसे हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है अभी मान लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ था, यहाँ पर हमने एक इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो इसके जो डाइपोल्स होंगे वो ऐसे अलाइन होंगे ताकि वो इससे विपरीत दिशा में हो, ताकि वो इससे विपरीत दिशा में हो। तो ये देखिए, अब अगर हमने इधर लगाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, तो अब हमें किस लाइन में मिलेगा, अब हमें इस तरफ मिलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है अगर इस डायरेक्शन में, रेड वाली डायरेक्शन में, तो हमें जो डाइपोल्स होंगे वो कैसे अलाइन होंगे, इस तरीके। तो इस तरीके से डाइपोल अलाइन होने के लिए इसमें कौन कौन से, कैसे इसके ध्रुव बनेंगे, एन एस, ठीक है, एन एस, एन एस, एन एस, इस प्रकार से डाइपोल, इस प्रकार से इनमें नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा कि जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मतलब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसको एक्सटर्नल बोलें, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा जो इंटरनल, जो हमारा इंड्यूस्ड हुआ है, या इंटरनल बोल दीजिए चाहे इंड्यूस्ड बोल दीजिए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके विपरीत होगी। और हमें पता है ना कि चुंबक के अंदर जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है वो एस से एन की तरफ होता है। तो एस से एन की बात करेंगे तो एस से एन, एस से एन मतलब कुल मिला के इस डायरेक्शन में। भाई चुंबक के बाहर देखिए, अगर ये एक चुंबक है और ये एन है और ये एस है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स कैसे होती हैं, बाहर एन से एस, बाहर एन से एस और अंदर एस टू एन, अंदर एस टू एन। ठीक है, चुंबक के बाहर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन एन से एस होता है और चुंबक के अंदर एस टू एन। तो यहाँ पर हम चुंबक के अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो उस प्रकार से हमें एन और एस यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे, यानी कि जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया था उसके विपरीत दिशा में हमारे क्या हो गया, डाइपोल्स इंड्यूस हो गए। इसका मतलब कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हैं वो ऐसे पदार्थ हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो उस समय उसमें कोई भी डाइपोल्स नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसके डाइपोल्स उसके विपरीत दिशा में ऐसे अलाइन हो जाएंगे, उनमें नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे इंड्यूस होगा कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है बाहरी, उसके विपरीत दिशा में, मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड को वो इंड्यूस कर देंगे। तो ये होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी पूरी तरीके से ये जो चुंबकीय प्रॉपर्टी का पूरी तरीके से क्या करते हैं, अपोज करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और देखें, थोड़ा डिटेल में जाएं, क्योंकि हमें अच्छे से समझना है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं। अब एक बात आती है, जब हम ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं तो मैग्नेटाइजेशन एक टर्म आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एम से। एम जो है इसको प्रदर्शित करता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन जो हमने अभी डाइपोल्स की बात की, तो डाइपोल्स की वह क्षमता है, मैग्नेटाइजेशन डाइपोल्स की वह क्षमता है, वह एबिलिटी है कि जब हम कोई भी बाहरी फील्ड, है ना, जब हम कोई भी बाहरी फील्ड लगाते हैं तो वो डाइपोल्स को क्या कर देता है, अलाइन कर देता है
यानी कि हमारा चुंबक क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी कि चुंबक के जो हमारा कोई भी पदार्थ है ना, उसके मैग्नेटाइज होने की ही प्रक्रिया क्या हो जाती है, मैग्नेटाइजेशन होती है। वो कैसे होती है, जो हम कोई भी बाह्य चुंबकीय फील्ड लगाते हैं तो जो उसके डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, डाइपोल्स जो होते हैं क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। यही गुण जो होता है मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक डाइपोल्स की क्षमता होती है। ठीक है, जब हम कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनको उनके अलाइन होने की, मतलब उनके एक दिशा में उनको अलाइन होने की, मतलब एक क्रम में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तभी तो कोई पदार्थ क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटाइजेशन क्या बताता है कि हाँ, कोई भी पदार्थ है तो वो चुंबक बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसमें चुंबकीय गुण है कि नहीं है। यानी कि हम जब कोई भी बाह्य चुंबकीय फील्ड लगाते हैं, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं, तो उसके जो डाइपोल्स हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही प्रक्रिया, यही गुण मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। अगर वो एक प्रॉपर एक संरेखी डायरेक्शन में, यानी कि एक डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर अलाइन नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, तो वो चुंबक नहीं बन सकते, है ना। डाइपोल्स अगर अव्यवस्थित होंगे, इधर उधर होंगे, तो उनमें उनके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत क्या है कि वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो इसे हम एक फार्मूले से समझते हैं। m, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, एक्स एम इंटू एच। एक्स एम नहीं, एक्चुअली में इसको हम बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं काई। इसको क्या बोलते हैं हम, काई। क्या बोलते हैं, काई। एक्स एम को हम क्या पढ़ते हैं, काई। ठीक है, इसे हम अपने चुंबकत्व के टॉपिक में से हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, यहाँ देखिए m बराबर काई m इंटू एच। काई m को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और H हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। M हमारा क्या होता है, H हमारा होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। XM हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और M हमारा क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाएंगे, हम वही तो पढ़ रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन की बात हम कब करेंगे, जब हम किसी भी पदार्थ में, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसके डाइपोल्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, जब अगर वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो वही गुण क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताती है कि जब कोई भी बाह्य चुंबकीय फील्ड लगाया जाएगा, जब भी कोई बाह्य चुंबकीय फील्ड लगाया जाएगा तो हमारा मटेरियल, ठीक है, क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज होता है ना। ठीक है, अगर हमारा मटेरियल जो है मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, जब कोई भी बाह्य चुंबकीय फील्ड लगाया जाएगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पदार्थ का वह गुण है कि वह उसे क्या करेगा, मैग्नेटाइज कर देगा, है ना। तो मतलब कितना हमारा जो पदार्थ है वो चुंबक बनता है ना, कितना मैग्नेटाइज होता है, वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर। ठीक है, डाइपोल्स हमारे अलाइन हो जा रहे हैं, इसका मतलब वो मैग्नेटाइज हो जा रहे हैं। और हमारा जो पदार्थ है ना, वो किस चीज़ का मेज़र है कि हमारा मटेरियल
मैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। हमने पढ़ा कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, जो हमारे चुंबक के डाइपोल्स हैं, वो अलाइन हो जाते हैं उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, किस में जाते हैं? विपरीत दिशा में। इसका मतलब कि हमने जो H लगाया है, ठीक है, और जो हमारा पदार्थ मैग्नेटाइज हुआ है वो विपरीत दिशा में हुआ है। इसका मतलब क्या है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में M और H क्या हैं? M और H एक दूसरे के अपोजिट क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत दिशा में है कि नहीं है? एक दूसरे के अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? एक दूसरे की दिशा में होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि हमारा जो डाइपोल्स अलाइन हुए हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया है उसके विपरीत दिशा में हुए हैं। तो M और H क्या होते हैं? एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है? नेगेटिव है। वो क्या है हमारा? नेगेटिव, ऋणात्मक है, शून्य से छोटा है, क्योंकि M और H एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का आएगा। भाई हम बोल रहे हैं कि M हमारा जो है वो होता है XM, मतलब काई M इंटू H, और M और H क्या है? दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब कि XM क्या है हमारा? ऋणात्मक है ना। XM हमारा क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ। तभी तो अगर हम कहेंगे विपरीत, मतलब अगर M है, अगर मैं ऐसे बोलूँ M इक्वल्स टू माइनस ऑफ H, है ना, तो ये माइनस क्या है? अगर हम XM से रिप्रेजेंट करें तो हमारा XM क्या है? ऋणात्मक है। हमारा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है? ऋणात्मक है। यानी कि किसी पदार्थ के मैग्नेटाइज हो जाने की जो प्रॉपर्टी है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है, तभी तो वो प्रतिचुंबकीय होता है, तभी तो हम उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? विपरीत दिशा में, जो डाइपोल्स होते हैं उसके विपरीत दिशा में अलाइन हो जाते हैं। मतलब चुंबक बनने को कौन कहे? वो और उसका विरोध करते हैं। ठीक है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, आई हो। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ को और समझना जरूरी हो जाता है, वो होता है हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी। हम जानते हैं ना, म्यू क्या होता है हमारा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, जहाँ पर म्यू क्या है? परमेबिलिटी है। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने देता है। ठीक है, यानी कि जितनी अच्छी परमेबिलिटी होगी उतना ही अच्छा वो पदार्थ क्या होगा? चुंबक होगा, क्योंकि वो उसी का मेजर है। परमेबिलिटी किस चीज़ की मेजर है? कि वो अपने अंदर से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ होने दे रहा है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? परमेबिलिटी होता है। जहाँ पर म्यू नॉट हमारा क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एयर। ठीक है, कितना होता है ये? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये इसका जो वैल्यू है ये हमेशा पूछा जाता है। तो म्यू नॉट क्या है? फ्री स्पेस, यानी हवा या निर्वात की क्या है? ये परमेबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। म्यू आर क्या है? म्यू आर क्या है? म्यू आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि ये जो होता है, जो हमने पदार्थ उपयोग किया है उसकी परमेबिलिटी कितनी है ना, उसकी परमेबिलिटी कितनी है वो इसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है
m बराबर काई m इंटू एच। उसी प्रकार से हमारा जो म्यू होता है, म्यू आर, जो हम रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो होता है 1 प्लस एक्स एम। कितना होता है? म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एम, 1 प्लस एक्स एम। ये फार्मूला हमें क्यों आवश्यक होता है 1 प्लस एक्स एम? क्योंकि हम जब रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करते हैं, जो हमने पदार्थ उपयोग किया हुआ है उसकी परमिबिलिटी कितना है, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी तो हम स्टडी कर पाएँ कि वो कितना चुंबकीय फ्लक्स को अपने अंदर से प्रवाहित होने दे रहा है, कितना अच्छा चुंबक है ना, कितना अच्छा चुंबक बन सकता है अगर हम उसमें विद्युत धारा को अप्लाई करें, है ना, यानी कि विद्युत सप्लाई को दें अगर किसी भी पदार्थ के क्रॉस, तो कितना अच्छा चुंबक बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इसका स्टडी करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स एम होता है, और एक्स एम हमने देखा है यहाँ पर, अभी आपने देखा कि एक्स एम जो होता है, अभी हम डायमैग्नेटिक मेटल ही पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सारे टर्म जो हैं, अभी हमने जो पढ़ा, मैग्नेटाइजेशन पढ़ा, या अभी हम रिलेटिव परमेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सभी हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्स एम क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव है। तो देखिए म्यू आर जो होगा, अगर एक्स एम नेगेटिव है तो 1 प्लस एक्स एम है, तो 1 में से कुछ घट ही जाएगा, तो म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर जो होता है बेटा, वो क्या होता है, 1 से छोटा होता है। ये आप याद रखेंगे, म्यू आर क्या होता है, 1 से, बताइए म्यू आर 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, अगर म्यू आर 1 से छोटा होगा, अगर म्यू आर 1 से छोटा होगा, तो अभी हमने बोला था म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ पर म्यू भी आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए, म्यू जो होगा, म्यू जो होगा, क्योंकि म्यू आर 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1 से छोटा मल्टीप्लाई होगा म्यू नॉट में, तो अभी म्यू भी जो हो जाएगा, म्यू नॉट से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, ये म्यू नॉट है, म्यू आर है, म्यू आर हमारा 1 से छोटा है, तो म्यू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट से छोटा हो जाएगा ना, बताइए। हो जाएगा, क्योंकि हम म्यू नॉट में 1 से छोटे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ एक बार फिर से आपको। देखिए, मान लीजिए हमारा म्यू आर 0.5 है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो अब हमारा म्यू जो हो जाएगा, जो भी म्यू नॉट की वैल्यू है उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट। तो बताइए म्यू जो है क्या रहा है, 0.5 इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट कम हो रहा है ना 0.5 से, ठीक है, जितना वैल्यू है वो 1/2 हो जा रहा है, तो इसलिए म्यू जो हो जाएगा म्यू नॉट से छोटा हो जाएगा, ठीक है, म्यू जो होगा म्यू नॉट से छोटा हो जाएगा। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट फ्री स्पेस की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है, मतलब हवा की है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, उससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी हवा, आप समझ रहे हैं, हवा को चुंबकित करना आसान नहीं है ना, तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी जो परमेबिलिटी होती है, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 से कम होती है, और अगर उसके ओवरऑल परमेबिलिटी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो म्यू नॉट से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम इसी में देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम, आपको पता है ना, फाई बराबर बी डॉट ए से लिखते हैं, जहाँ पर बी बराबर क्या होता है, फाई बटे ए। फाई क्या है, फ्लक्स है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है।
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी हम पूरे इसके फॉर्मूले में और उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ डायमेट्रिक मटेरियल को समझने की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चुंबकीय पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको समझना जरूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का व्यवहारिक उपयोग क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या प्रेजेंट करता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जिनके कारण क्या होता है, फ्लक्स, और फ्लक्स के कारण चुंबकत्व होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से चल के साउथ तक, और चुंबक के अंदर साउथ से चल के नॉर्थ तक जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये इनसे हम दूर जाते जाते हैं, चुंबकीय प्रभाव कम होता जाता है, जितना ही पास रहेंगे उतना चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन्हीं चुंबकीय फ्लक्स लाइंस की क्लोजनेस को दर्शाती हैं कि कितने करीब करीब, है ना, कितने सघन हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं। तभी तो जितना सघन होगा उतना अच्छा हमारा क्या होगा, चुंबकत्व होगा। तो एक तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब आप घनत्व समझते हो ना, घनत्व, तो वहीं समझ लीजिए कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के घनत्व को बताती हैं, कितना पास पास जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं। तो यहाँ पर अब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि म्यू जो होता है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। तो जो हवा का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, चूँकि डायमैग्नेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं और ये इससे भी कम है, हवा से भी कम है, तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी डायमैग्नेटिक मटेरियल की, वो क्या होगी, हवा से भी कम होगी, ठीक है, हवा से भी कम होगी। होगी कि नहीं होगी, बताइए बताइए। होनी चाहिए, जैसा अभी तक हमने पढ़ा है उस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि भाई हवा के भी परमेबिलिटी से इसका जो परमेबिलिटी होता है वो कम होता है। तो हवा का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उससे भी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम होगा। जैसे अगर हम इसको समझना चाहें, देखिए, तो हम अगर बात करें कि हमारा यहाँ पर एक ये हमारा एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, क्या हमारा ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि बाहर इसके क्या है, हवा है ना, मान लीजिए ये चुंबकीय फ्लक्स लाइंस हैं, ठीक है, बाहर हमारा ये क्या है, एयर है, ये हवा है भाई, बाहर हमारा क्या है, ये हवा है, ठीक है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल, चूँकि इसकी जो डेंसिटी है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, जो हमने अभी देखा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो हवा से भी कम है, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इसके अंदर प्रवेश करेंगे वो क्या करेंगी, वो दूर हो जाएंगी। सॉरी वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हवा में आएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक, दूर हो जाती हैं वो, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में जाएंगे तो दूर हो जाएंगी, हवा में फिर पास हो जाएंगे, फिर यहाँ से दूर हो जाएंगी, फिर पास हो जाएंगे, फिर यहाँ से भी दूर हो जाएंगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल से जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स लाइंस गुजर रही हैं वो क्या हो जा रही हैं, दूर हो जा रही हैं, उनकी जो सघनता है कम, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की वो हवा से भी कम होती है, बल्कि हवा में देखिए पास पास है, हवा में आप देख पा रहे हो कि ये पास पास है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं हवा में तो पास पास है, क्लोज है ना, क्लोज हो जा रही है, हवा में क्या हो जा रही हैं, क्लोज हो जा रहे हैं, ये क्या हो जा रही हैं, हवा में क्लोज है बल्कि। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल की जब बात करेंगे तो इसमें क्या है, ये देखिए दूर हो जा रहे हैं, दूर छिटक जा रही हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये बात समझने की है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो क्या होती है,
हवा से भी कम होती है। चलिए, आज हमने डायमेटिक मटेरियल को आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमने क्या क्या सीखा, और कल हम आगे पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, आज हमने आपको बेसिक थोड़ा बता दिया, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। यानी कि जैसे ही जब हम इसके क्रॉस हम इसके जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लेते हैं और हम कोई भी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो इसके डाइपोल्स क्या होते हैं, इसके डाइपोल्स क्या होते हैं, इनमें कोई डाइपोल्स नहीं होते हैं। इनमें क्या होते हैं, कोई डाइपोल्स नहीं होते हैं, नो डाइपोल्स। ठीक है, अब्सेंट होते हैं डाइपोल्स। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डाइपोल्स क्या होते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मैग्नेटाइजेशन एक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटाइजेशन एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि डाइपोल्स अगर हम कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं कि हमारे नहीं हो रहा है। ठीक है, एम बराबर काई एम इंटू एच, जहाँ पर काई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यानी कि हम कोई अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो हमारा वो पदार्थ मैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। पदार्थ के मैग्नेटाइज हो जाने की का गुण ही क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होता है। कोई भी पदार्थ मैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वही गुण उसका है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। फिर हमने देखा कि एम बराबर एक्स एम यानी काई एम इंटू एच होता है। ठीक है, और डायमेट्रिक मटेरियल का हमने क्या देखा, डायमेट्रिक मटेरियल हमने देखा कि एम और एच एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए हमारा एक्स एम जो होता है वो जीरो मतलब नेगेटिव होता है, शून्य से छोटा होता है। ठीक है, हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, और वो क्या होती है, हमारा डायमेट्रिक मटेरियल की जो हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू इंटू म्यू आर, वो क्या होती है, वो एक से म्यू आर क्या होती है हमारी, एक से छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि म्यू आर जो होता है 1 + एक्सएम होता है, और एक्सएम हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो म्यू आर एक से छोटा आएगा। और अगर हमारा म्यू आर एक से छोटा रहा तो हमारा जो म्यू होगा वो म्यू नॉट से भी कम होगा, म्यू नॉट से भी कम होगा। इसी बेसिस पे हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, वो क्या होती है, वो हवा से भी कम होती है। क्यों, क्योंकि म्यू जो होता है म्यू नॉट से कम होता है। म्यू नॉट क्या है, हवा में हाँ, जो हमारा निर्वात की जो परमेबिलिटी है उससे भी हमारी जो होती है डायमेट्रिक मटेरियल्स की जो परमेबिलिटी होती है वो कम होती है। फिर हमने इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझा, एक डायग्राम के माध्यम से समझा। तो आई होप आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल अच्छे से समझ में आया होगा। अब कल हम अगली क्लास में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आपको बताएंगे और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। आज के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।